हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। इस चैनल में सीटेट के लिए सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें ए टू जेड सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स होगा। सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इससे बार कुछ नहीं पढ़ना होगा। मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड मेरा टारगेट है इस मंथ 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड आज के लेक्चर में हम पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें हम पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ओके, सो जो पियाजे का सिद्धांत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी एग्जाम में सीडीपी एज अ सब्जेक्ट हो और उसमें पियाजे का सिद्धांत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत एंड कोहलबर्ग का सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ओके, सो आज हम पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे और आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी थी और उसमें हमने जो वाइगोत्स्की से रिलेटेड टफ टर्म्स माने जाते हैं लाइक जेडपीडी एंड एमकेओ एंड स्कैफोल्डिंग, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, एंड आज हम पढ़ेंगे पियाजे का सिद्धांत। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। पियाजे ने बताया कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। पियाजे का कहना है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास स्वतः ही होता है। बच्चा इतना जिज्ञासु होता है कि वह खुद से ही चीज़ों को जानता है, खोजता है। इसलिए पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी बोला है, जिज्ञासु भी बोला है और अन्वेषणकर्ता भी बोला है, जो कि हम आगे स्लाइड में देखेंगे। ओके, सो हम देखते हैं। पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनमें पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत के लिए जो स्टडी किया था वो अपने खुद के ही बच्चों पर स्टडी किया था। ओके, सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, किसी भी एग्जाम में, यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो या किसी भी एग्जाम में, कि पियाजे कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने अपने खुद के बच्चों पर स्टडी किया, तो वो कौन से हुए? पियाजे हुए। ओके, एंड अब हम देखते हैं कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया और बताया जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसकी बुद्धि का विकास वैसे वैसे होता है। पियाजे ने कहा कि बालक जो होता है वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जो बुद्धि है उसका विकास होता जाता है। जीन पियाजे ने बच्चे को सक्रिय जिज्ञासु बोला है कि बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद बच्चा हर एक चीज़ को जानना चाहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसे हर एक चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है, इसलिए पियाजे ने बच्चे को सक्रिय जिज्ञासु बोला। एंड पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक मीन्स लिटिल साइंटिस्ट बोला है, क्योंकि बच्चा जब हर चीज़ को जानना चाहता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो बच्चा हर एक चीज़ को खोज भी लेता है, इसलिए उसे नन्हा वैज्ञानिक भी बोला। एंड स्वयं ज्ञान का निर्माता भी बोला है कि बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। वो हर एक चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु होता है और हर एक चीज़ को जानता है और अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है, इसलिए बच्चे को सक्रिय अन्वेषण करता भी बोला, मीन्स एक्टिव इन्वेस्टिगेटर। ओके, सो आपको याद रखना कि पियाजे ने बच्चे को सक्रिय जिज्ञासु बोला है, नन्हा वैज्ञानिक बोला है, सक्रिय अन्वेषण करता बोला है। एंड नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब देखते हैं कि जो पियाजे के जो सिद्धांत से रिलेटेड टर्म है, जैसे कि स्कीमा हुआ एंड एक्मोडेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, ये जितने भी टर्म्स हैं पियाजे के सिद्धांत से वो सभी हम करते हैं। ओके, सो देखते हैं स्कीमा। स्कीमा को बस आप इतना समझ लीजिए कि स्कीमा जो होता है एक तरह का मेंटल स्ट्रक्चर होता है, मानसिक संरचना होता है। जो भी चीज़ आप पहली बार देखते हैं, जो भी चीज़ बच्चा पहली बार देखता है, बस उस चीज़ को देखकर उसकी मानसिक संरचना उसके मस्तिष्क में बन जाना ही स्कीमा होता है। अलग अलग प्रकार से अनुभव, अलग अलग प्रकार के ज्ञान बच्चे को जैसे जैसे मिलते जाते, बच्चा उसकी मानसिक संरचना बनाता जाता और बच्चे का स्कीमा बन जाता। लाइक बच्चा जब जन्म होता उसके बाद वो पहली बार जिस भी चीज़ को देखता, अगर बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद उसने पहली बार बुक को देखा, किसी नोटबुक को देखा, तो उसके पेरेंट्स जब स्कूल भेजेंगे तो बताएंगे बेटा ये बुक होती है, नोटबुक है, ये पेंसिल है, ये पेन है, ये रबर है। तो इस तरीके से जब बच्चे को ये बताया जाता है तो पहली बार जब बच्चे को जो भी बताया गया, जो भी दिखाया गया, जो भी पहली बार के अनुभव हुए, वो सभी स्कीमा होते हैं और बच्चा उस स्कीमा का मेंटल स्ट्रक्चर बना लेता है कि हाँ पेंसिल ऐसा होता है, रबर ऐसा होता है, एंड जो भी चीज़ होता है वो बच्चा उसका स्कीमा बना लेता है। ओके, तो बस आपको इतना समझना कि स्कीमा होता है कि
बच्चा जो भी पहली बार देखता है चीज़ को, बस उस चीज़ का मेंटल स्ट्रक्चर बन जाना ही स्कीमा होता है। बस इतना आपने अगर समझ लिया स्कीमा में तो कभी आपको डाउट नहीं होगा। ओके, सो हम देखते हैं स्कीमा क्या होता है। मेंटल स्ट्रक्चर होता है, मानसिक संरचना होता है, ज्ञान, सूचना व अनुभवों का संगठित रूप होता है, ग्रुप ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। बच्चे को जिस प्रकार के ज्ञान मिलते जाते हैं, सूचनाएं मिलती जाती हैं, एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं, बच्चा उसकी मानसिक संरचना बनाता जाता है और इसी तरीके से संगठित करता जाता है और उसके माइंड में स्कीमा बन जाता है। ओके, एंड आई होप समझ आया होगा। तो जो स्कीमा होता है वो चेंजेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कि स्कीमा में परिवर्तन होता है, स्कीमा लचीला होता है, कि बच्चे ने अगर पहली बार कोई चीज़ देखी है तो बच्चा अगर उसमें कुछ गलत है तो उसको परिवर्तन भी करेगा कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं ऐसा होता है। लाइक अगर बच्चे को कुत्ता दिखाया गया कि ये 4 पैर का कुत्ता होता है, पहली बार बच्चे ने देखा तो उसके पेरेंट्स बताया कि ये 4 पैर का डॉग है। ओके, उसके बाद में कुछ समय बाद में बच्चे ने बिल्ली को देखा तो उसे भी वो बोल रहा है कि ये भी डॉग है, लेकिन नहीं, उसके पेरेंट्स उसे समझाएंगे नहीं ये ऐसा नहीं है कि 4 पैर का हर एक जानवर डॉग होगा, 4 पैर की ये बिल्ली है। तो बच्चे का जो स्कीमा में डॉग था उस बच्चे का स्कीमा में चेंज हुआ और चेंज होने के बाद बच्चे का न्यू स्कीमा बना कैट का। ओके, तो जो भी स्कीमा में चेंज होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होती, इसीलिए बोला जाता है स्कीमा चेंजेबल होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। ओके, चेंजेबल मीन्स परिवर्ती एंड फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला। एंड अब हम देखते हैं एडेप्टेशन, कि किसी चीज़ को माहौल के अनुसार, वातावरण के अनुसार, परिवेश के अनुसार ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है, एडेप्ट कर लेता है। खुद को किसी भी परिवेश में ढाल लेना ही एडेप्टेशन होता है। बच्चा जब किसी भी चीज़ को परिवेश के अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग ढाल लेता है वही एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। तो ये जो अनुकूलन की प्रक्रिया होती है ये 2 प्रकार से होती है। वो 2 प्रकार कौन से होते हैं वो देखते हैं। अनुकूलन 2 प्रकार से होता है, एक होता है एसिमिलेशन मीन्स आत्मसातकरण और दूसरा होता है एक्मोडेशन मीन्स समायोजन। कि अनुकूलन 2 प्रकार से होता है, बच्चा किसी भी चीज़ को अनुकूलित 2 प्रकार से करता है, या तो आत्मसातकरण करके या तो समायोजित करके। ओके, अब हम देखते हैं कि आत्मसातकरण क्या होता है और समायोजन क्या होता है। बस थोड़ा सा बस आप कंसंट्रेट रहिएगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आत्मसातकरण क्या होता है और समायोजन क्या होता है। ओके, आत्मसातकरण क्या होता है, अभी आप इतना बस समझिए कि आत्मसात होता है पूर्व ज्ञान, जो उसका पहले का ज्ञान है, नया ज्ञान, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेना ही आत्मसातकरण होता है। आत्मसातकरण में कुछ भी चेंज नहीं करते, किसी भी चीज़ का बदलाव नहीं करते, बस पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ लेना ही आत्मसातकरण होता है। ओके, सो अब हम देखते हैं आगे एक्मोडेशन क्या होता है। पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान प्लस बदलाव, कि पूर्व ज्ञान है जो, उसके बाद जो नया ज्ञान हुआ उसमें चेंज कर लेना ही समायोजन होता है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे आत्मसातकरण क्या होता है और समायोजन क्या होता है। ओके, तो आत्मसातकरण जो हमने देखा कि पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान होता है आत्मसातकरण, पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान और उसमें कुछ चेंज कर लेना ही समायोजन होता है। अब हम आगे देखते हैं, आत्मसातकरण तब होता है जब लोग किसी नई चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं जिसे वो पहले से जानते हैं, कि जो कुछ भी पहले से जानते हैं बस उसे उसी रूप में दूसरी चीज़ को समझ लेना, आत्मसात कर लेना ही आत्मसातकरण होता है। लाइक बच्चे ने पहली बार किसी जानवर को देखा जिसके 4 पैर है 2 सींग है, तो उसके फादर ने उससे बोला कि ये गाय है। ओके, तो जब बच्चे ने समझ लिया कि जिस जानवर की 4 पैर 2 सींग होती है तो वो गाय होती है, उसके बाद में बच्चा फिर देखता है भैंस को, तो उस भैंस को देखने के बाद में बच्चा ये समझता है कि इस भी जानवर के 4 पैर हैं 2 सींग है तो ये भी गाय है। अब यहाँ पर बच्चे ने, जो बच्चे का पूर्व ज्ञान था 4 पैर 2 सींग वाला कि वो गाय होता है, उसी के आधार पर बच्चे ने नया ज्ञान ले लिया कि ये भी गाय होगी क्योंकि इसके भी 4 पैर 2 सींग है। तो बच्चे ने उसमें कोई चेंज नहीं किया, बच्चे को किसी ने वहाँ पर बताया नहीं, बच्चे ने कुछ भी यहाँ पे बदलाव नहीं किया, बस जो उसका पूर्व ज्ञान था उसी में नए ज्ञान को जोड़ लिया। ओके, अब अगर समायोजन होता है इसी जगह पर, तो समायोजन तब होता है जब पूर्व ज्ञान प्लस नए ज्ञान में कुछ बदलाव करना होता है। तो बच्चे का जब पहले वाला ज्ञान था कि कोई जानवर होता है उसके अगर 4 पैर 2 सींग है तो वो
गाय होता है। फिर जब बच्चे ने दूसरी बार नया ज्ञान उसमें जुड़ा कि बच्चे ने जब दूसरा जानवर देखा वो थी भैंस, लेकिन उसमें 4 पैर 2 सींग थी, तो बच्चे ने उसी आधार पर उसे समझा नए ज्ञान को कि ये भी गाय। लेकिन तभी किसी ने उसे बताया कि नहीं, ये गाय नहीं है, ये भैंस है। हर एक जानवर जिसके 4 पैर 2 सींग होती है वो गाय नहीं होती है, ये भैंस है। तो जो बच्चे का पूर्व ज्ञान था गाय वाला, नया ज्ञान आया कि उसने उसको भैंस को भी गाय समझा। उसके बाद में उसने बदलाव किया कि नहीं, हर एक जानवर जिसके 4 पैर 2 सींग होती वो गाय नहीं होते हैं, ये भैंस है। ओके, तो इसे जब बदलाव बताया कि भैंस जो है ये ब्लैक कलर की होती है, तो इसे जब बदलाव बताया गया तो बच्चे ने उसको समायोजित कर लिया, अपना जो ज्ञान था उसको समायोजित कर लिया। तो इसी को कहते हैं समायोजन। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को फिर से रिपीट करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अगर किसी भी एग्जाम्पल को अपने माइंड में फिट कर लेते हैं तो आपको कोई भी सिद्धांत हो उसको फिर से रिकॉल करना बहुत ही इजी हो जाता है। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और कोई क्वेश्चन आया तो आपने अगर कोई एक एग्जाम्पल अपने माइंड में फिट कर रखा है पहले से और उस एग्जाम्पल को रिकॉल कर लिया अगर एग्जाम हॉल में, तो आप आंसर अच्छे से टैकल कर लेंगे। इसलिए आप किसी भी सिद्धांत को, अगर वो सिद्धांत थोड़ा टफ है तो आप उसको उदाहरण से अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। ओके, सो अब ये देखते हैं आत्मसातकरण। तो आत्मसातकरण में मैंने बताया कि बालक 4 पैर वाले जानवर को गाय समझता। किसी दिन बालक को भैंस दिखाई देती है जो कि 4 पैर की होगी, तो बालक भैंस को भी गाय ही समझेगा। इस प्रकार बालक ने 4 पैर वाले किसी भी जानवर को आत्मसातकरण कर लिया। ओके, इसमें यहाँ पर अपने ज्ञान पर कोई भी बदलाव नहीं किया, बस 4 पैर वाली गाय थी, उसी के आधार पर उसने 4 पैर वाली भैंस जो थी उसे भी गाय समझ लिया, उसे भी पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान जोड़ लिया और आत्मसातीकरण कर लिया। अब अगर समायोजन की बात करें तो बालक 4 पैर वाले जानवर को गाय समझता है, तो 4 पैर भैंस को भी गाय समझता है। नया ज्ञान उसका 4 पैर भैंस वाला भी गाय ही हुआ। फिर उसे कोई बताता है कि प्रत्येक 4 पैर वाला जानवर गाय नहीं होता है, ये जो जानवर है ये ब्लैक कलर का, इसके 4 पैर हैं 2 सींग है और ये भैंस है। तो बच्चे ने समायोजित कर लिया अपने ज्ञान में, तो यही हो गया समायोजन। ओके, आई होप अब समझ आ गया होगा आत्मसातकरण एंड समायोजन। आप बस ये एग्जाम्पल याद रखिए, आपको कभी नहीं डाउट होगा आत्मसातकरण एंड समायोजन में। एंड अब हम देखते हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये क्लियर हो गए। आपके एग्जाम में इतना ही होता है, आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग मैं करा रही हूँ जितना आपके एग्जाम में आता है। एंड आप पीवाईक्यू जरूर करिएगा, पीवाईक्यू से आपको समझ आ जाएगा कि आपका कंटेंट जो है टू द पॉइंट है। एंड मैं भी पीवाईक्यू कराऊंगी एक बार हमारी तहरीक कंप्लीट हो जाए। ओके, एंड मैं तहरीक कंप्लीट होने के बाद भी एमसीक्यू लेती हूँ, पर उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े होते हैं, 4 5 6 7 ही होते हैं। लेकिन जब हमारी जो तहरीक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सभी पीवाईक्यू कराऊंगी। ओके, अब हम देखते हैं कि पियाजे ने जो बालक का संज्ञानात्मक विकास बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताया, तो बताया कि बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं में होता है कि जन्म के बाद बच्चा किस किस वर्ष में किस किस अवस्था में जाता है तब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। ओके, तो आप 4 अवस्थाएं बताई पियाजे ने, 4 स्टेजेज। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में SPCF से याद कर सकते हैं। SPCF, S मीन्स सेंसरी मोटर स्टेज, मीन्स संवेदिक पेशी अवस्था। P मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, मीन्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। C मीन्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मीन्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एंड F मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बेसिकली ये जो 4 अवस्थाएं हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। और जितने भी अवस्थाओं से रिलेटेड टर्म आपके एग्जाम में आते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, जिसे वस्तु स्थायित्व बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, एंड किस स्टेज में बच्चा सेंसेस से सीखता है, किस स्टेज में बच्चा लॉजिक लगाने लगता है, तर्क करने लगता है, किस स्टेज में बच्चा हाइपोथेटिकल रीजनिंग हो जाती है बच्चे में। तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और आप एक बार वो लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा। उसके बाद आपको कहीं से भी पियाजे का सिद्धांत नहीं पढ़ना होगा। मैं वो सभी जितने भी से उसमें स्टेजेज हैं वो एक बार में इस तरह से कवर कराऊंगी कि आपका स्टेजेज का कोई भी पॉइंट नहीं छूटने पाएगा। आप एक बार जरूर उसे अटेंड करिएगा। एंड हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं इस स्टेजेज को कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है इसमें बच्चा सेंसेस से सीखता है। जो सेंसेज होती हैं बच्चा उन सेंसेस से सीखता है पहली स्टेज में, जो कि जन्म से 2 वर्ष की होती है। एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब
प्री लॉजिक स्टेज की, लॉजिक लगाने से पहले की अवस्था होती है जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा किसी भी प्रकार की संक्रिया नहीं कर पाता, किसी भी प्रकार का लॉजिक नहीं लगा पाता। इस अवस्था को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे में होती है। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा जो उसके सामने चीज़ें होती उन सभी चीज़ों में संक्रियाएं करने लगता है, लॉजिक लगाने लगता है। तो ये जो अवस्था होती है ये 7 से 11 वर्ष के बच्चे में होती है। एंड फॉर्मा ऑपरेशनल स्टेज जिसे बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त मीन्स जो दिखाई नहीं देता, जो बच्चे के सामने नहीं होता, बच्चा उसके बारे में भी थिंकिंग कर लेता है, उसके बारे में भी तर्क लगा लेता है। इस अवस्था में बच्चे में हाइपोथेटिकल रीजनिंग विकसित हो जाती है। तो इस अवस्था में बच्चा लॉजिक लगाने लगता है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है जो 11 ईयर से प्लस वाले जो बच्चे होते हैं उनमें होती है। ओके, तो पियाजे ने ये 4 अवस्थाएं बताई कि इन अवस्थाओं से होकर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में ये अवस्थाएं पढ़ेंगे। सो आप लोग जरूर ये अटेंड कीजिएगा क्लास, एंड आप लोग लाइक करिएगा, सेशन को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब करिएगा जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, एंड इसी तरीके से मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। एंड आप ज़रूर अटेंड करिएगा नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।